आज का डेट कितना है? 1 नवंबर 1 नवंबर 23। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये जो होल्डिंग कंपनी है ये जानना है कि होल्डिंग कंपनी क्या है। समझ गए? जैसे मान लो कि एक ए लिमिटेड कंपनी है और कोई बी लिमिटेड कंपनी है। अब ए कंपनी का अपना बैलेंस शीट बनता होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता होगा, बी कंपनी का अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता होगा। मान लो इनका अपना बैलेंस शीट बनता है और ए लिमिटेड का अपना बैलेंस शीट बनता है, क्योंकि दोनों अलग कंपनी है। लेकिन ए लिमिटेड क्या है, बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रही है। क्या कर रही है? इन्वेस्टमेंट कर रही है और वो कंपनी का 70% स्टेक खरीद रही है। एक्वायर्ड स्टेक मतलब ओनरशिप, कंट्रोल। जब किसी में आप कंट्रोलिंग पावर रखते हैं, और कंट्रोलिंग पावर कब रखेंगे आप? जब किसी कंपनी में या किसी भी चीज में आप आधे से अधिक ओनर का ग्रुप रखते हैं, यानी आधे से अधिक आप इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, मोर देन 50%, तो उस केस में आपके पास कंट्रोलिंग पावर आ चुका है। अब यहां पर ए लिमिटेड 70% इन्वेस्टमेंट कर दिया है, यानी बी लिमिटेड का जो भी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, बी लिमिटेड जो भी पेड ऑफ कैपिटल है, उसमें 70% शेयर होल्डर कौन है? सिर्फ और सिर्फ ए लिमिटेड, क्योंकि 70% शेयर हमने खरीद लिया। अब यहां पर ये जो बी लिमिटेड क्या कहलाएगा, तो जिस कंपनी का एक्विजिशन, मेजॉरिटी ऑफ एक्विजिशन दूसरी कंपनी कर लेती है, उसको बोलते हैं सब्सिडियरी कंपनी। और जो कंपनी एक्विजिशन करता है उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। तो बी लिमिटेड ए लिमिटेड अपना बैलेंस शीट बनाएगा, तो बैलेंस शीट में इसका एक एसेट साइड होगा और एसेट साइड में ये इन्वेस्टमेंट दिखाएगा। क्या दिखाएगा? इन्वेस्टमेंट किसमें? इन बी लिमिटेड एक वैल्यू दिखाएगा वो। यहाँ हमने बी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ए लिमिटेड के लिए वो क्या है? एसेट्स है। और यहां जो एक्विजिशन कर रहा है 70%, यानी 70% का ओनर ए लिमिटेड है। अब यहां बात आ रही है कि बी लिमिटेड में जो बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस कितना बचा हुआ है? रिमेनिंग 30%। 30% ये मेजर नहीं है, इसको बोलेंगे माइनॉरिटी। क्या बोलेंगे? माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी का अपना बेनिफिट है, तो इसको बोलेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं। माइनॉरिटी क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी संख्या कम है। माइनॉरिटी समझते होंगे, जिसकी संख्या कम है उसको माइनॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर होल्डिंग में जब हम यहां पर देख रहे हैं कि होल्डिंग कंपनी कौन है, सब्सिडियरी कंपनी कौन है, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होता है। अगर मान लीजिए कि ए लिमिटेड 100% एक्विजिशन बी लिमिटेड कर लेता है, तो उस केस में माइनॉरिटी इंटरेस्ट 0 होएगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना क्या होगा कि जो 100% सब्सिडियरी कंपनी का जो वैल्यू है, उसका जितना भी एक्विजिशन होल्डिंग ने कर लिया, तो जो बैलेंस बचेगा वो क्या कहलाएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जैसे मान लो कि 60% हमने खरीद लिया, तो 40% माइनॉरिटी हो जाएगा। 90% हमने खरीद लिया, तो 10% माइनॉरिटी हो जाएगा। अब जब ये होल्डिंग का प्रोसीजर चलेगा, तो इसमें ए लिमिटेड एक अपना बैलेंस शीट फिर से बनाएगा, रिवाइज बैलेंस शीट। आफ्टर होल्डिंग
या आफ्टर एक्विजिशन। कौन? होल्डिंग कंपनी, ध्यान रखिएगा, इन सब्सिडियरी कंपनी, और जिसको बोलते हैं हम, ये क्या होगा कि ए लिमिटेड का अपना डेटा और बी लिमिटेड का अपना डेटा, जो फाइनेंशियल डेटा है, वो दोनों जुटेगा, और वो जुटना कहलाता है कंसोलिडेशन। क्या कहलाता है? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब होता है सबको इकट्ठा कर लो। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? सबको इकट्ठा कर लो, यानी उनके एसेट्स को भी हम इकट्ठा करके अपने में दिखा देते हैं, उनकी लायबिलिटी को इकट्ठा करके हम अपने में दिखा देते हैं, तो उसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। और इसके लिए ए लिमिटेड जो बैलेंस शीट बनाएगी उसको बोलेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जो चैप्टर का नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, क्या नाम है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी, दैट इज द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कब बनेगा? बिफोर होल्डिंग की आफ्टर होल्डिंग? आफ्टर होल्डिंग। व्हेन अ होल्डिंग कंपनी एक्वायर्ड द स्टेक इन द सब्सिडियरी कंपनी, then holding company prepare its balance sheet, and that balance sheet is called the consolidated balance sheet of holding company, जिस डेट को आप एक्वायर करते हैं। अब जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन पढ़े होंगे, प्रायर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, तो वहां प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट होकर पब्लिक बन रही है, क्या प्राइवेट कोई ये जो सोल ट्रेडर बन रहा है कंपनी, या कोई भी एक कंपनी दूसरे कंपनी को के साथ इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो वहां हम देखते हैं कि प्रायर इनकॉर्पोरेशन का जो भी बेनिफिट होता है उसको कैपिटल बेनिफिट कहते हैं, कैपिटल प्रॉफिट जिसको ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो भी प्रॉफिट होता है उसको क्या कहां डालते हैं? एसपीए में डालते हैं, जनरल मतलब कि रेवेन्यू प्रॉफिट। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा, बिकॉज़ हम जानते हैं कि होल्डिंग जो एक्विजिशन का डेट है वो तो कभी 31 मार्च और 1 अप्रैल हमेशा तो नहीं होता है, वो एनी टाइम हो सकता है। अब मान लो कि होल्डिंग का जो पीरियड है, जैसे एग्जांपल समझते हैं, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है 22-23, तो यहां ओपनिंग डेट हो जाएगा 1/4/22, और ये क्लोजिंग डेट क्या हो जाएगा? 31/3/23। अब ये पूरा होल ईयर है। अब सपोज करिए कि यहां पर 1 जुलाई 2022 और यहां पर ए लिमिटेड एक्वायर 70% स्टेक या बिजनेस कर सकते हैं या शेयर्स भी कह सकते हैं ऑफ स्टेक ऑफ बी लिमिटेड। ए लिमिटेड एक्वायर्ड 70% स्टेक ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 22। अब यहां पर ये जो पीरियड है, ये जो पीरियड है, ये प्री एक्विजिशन का है, और ये जो पीरियड है पोस्ट एक्विजिशन, इसको क्या बोलेंगे आप? पोस्ट एक्विजिशन। कोई दिक्कत नहीं है। तो अप्रैल
टू 30th जून। यहां जो भी प्रॉफिट होगा उसको बोलेंगे हम कैपिटल प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट में हम रिजर्व एंड सरप्लस कर दें, जो रिजर्व जनरल रिजर्व और एसपीएल होगा वो, ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। और 1 जुलाई टू 31 मार्च जो प्रॉफिट होगा वो हमारा कहलाएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। अब मान लो कि पीएल का पैसा है तो कंपनी के एसपीएल में जाएगा, जिसको कंसोलिडेटेड एसपीएल कहेंगे जब हम होल्डिंग कंपनी का बनाएंगे तो। और अगर जीआर का पैसा है तो जीआर में जाएगा, जिसका पैसा जहां है वहां जाएगा। लेकिन जो कैपिटल प्रॉफिट की बातें हैं तो वो इधर एसपीएल हो इधर जीआर हो, सबका सब क्या कहलाएगा कैपिटल प्रॉफिट। बिकॉज क्यों कहलाएगा कैपिटल प्रॉफिट? बिकॉज हम जो एक्वायर किए हैं वो 1 जुलाई को किए हैं, तो 1 जुलाई तक के बिजनेस को ही ना खरीद ले, जिसमें मेरा कोई ऑपरेशन नहीं है। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं, मतलब कि जो बिजनेस ऑपरेशन से जो प्रॉफिट कमाते हैं। दैट्स व्हाई हम एक्विजिशन के बाद के प्रॉफिट प्रायर पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेट हो गया उसके बाद का प्रॉफिट, ऑब्वियस बात है वो काम हुआ ऑपरेशन हुआ होगा तो वहां रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है। सेम कॉन्सेप्ट है कि एक्विजिशन से पहले हमारा बिजनेस ऑपरेशन उसमें नहीं रहता है और वहां हम एक्वायर कर रहे हैं, उसका हम लमसम कोई पेमेंट कर रहे हैं। तो जो लॉस या प्रॉफिट, जैसे आपने देखा होगा गुडविल आता है या कैपिटल रिजर्व आता है ना। आप एक्विजिशन देखे होंगे कि हमने अगर पीसी की बात करते हैं यानी हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं। मान लो कि आपका वैल्यू जैसे होल्डिंग में ही उसके शेयर का वैल्यू, उसके रिजर्व का वैल्यू मतलब 1 जुलाई तक 30 जून तक सॉरी की वैल्यू 50 करोड़ है और हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया 52 करोड़ रुपया, तो मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू ज्यादा है। तो 2 करोड़ मेरे लिए क्या हुआ? कैपिटल लॉस होगा, दैट इज कॉल्ड गुडविल। क्या कहलाएगा? गुडविल। और ही मान लो 50 करोड़ का वैल्यू में हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया 45 करोड़ कर दिए हुए, तो 5 करोड़ इज माय प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। तो यहां हम जो इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कब निकाला जाएगा? एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जो एक्विजिशन डेट तक हमारा कितना कंट्रोलिंग पावर है, उसका हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, उसके लिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना पड़ता है। और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इधर रिजल्ट देता है गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो गुडविल आ जाएगा क्योंकि हम ज्यादा दे रहे हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट कम है यानी कैपिटल प्रॉफिट ज्यादा है तो मेरे लिए क्या होगा? कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। इसमें हम क्या देखते हैं कि एक्विजिशन तक शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी जो आपको दिखेगा, कोई भी शेयर कैपिटल है अलग होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी का, और ये हम जो डेटा लेंगे किसका लेंगे? सब्सिडियरी कंपनी का। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट किया 50 करोड़, कितना किया? 50 करोड़, और सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हैं, सॉरी बैलेंस शीट, उसका हम शेयर कैपिटल देख रहे हैं 50 करोड़ का है। तो 50 करोड़ शेयर कैपिटल मेरा नहीं है, मेरा कितना शेयर कैपिटल होगा? 70%। शेयर होल्डिंग मेरा 70% है, तो जो भी शेयर कैपिटल सब्सिडियरी कंपनी का है उसमें मेरा स्टेक कितना है? 70%। तो मुझे 70% की ना मेरी मालिकाना हक है। तो 50 करोड़ हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसमें सब्सिडियरी कंपनी का कैपिटल भी 50 करोड़ है, तो उस 50 का 70% निकालो, कितना आएगा? 35 करोड़। उसके बाद उस कंपनी का एसपीएल लग रहा है क्योंकि एसपीएल जीआर किसका होता है? ओनर का होता है। कंपनी में ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर्स। तो ऑब्वियस बात है ये जो शेयर होल्डर है उनका ही होगा, तो 70% फिर अब जीआर और एसपीएल का निकालेंगे। बट पूरे जीआर का नहीं, यहां जो जीआर और यहां एसपीएल होगा यहां का नहीं, हम एक्वायर कहां कर रहे हैं? जुलाई में, तो हम यहीं तक का हम जीआर और एसपीएल को देखेंगे। बात समझ आ गई? अब मान लो कि यहां नहीं दिया, सिर्फ पूरे साल का दिया हुआ है, तो अब 12 से डिवाइड कर दो, महीने का आ जाएगा, 3 से गुना करो 3 महीने का आ जाएगा। वो निकालने का तरीका हम सीखेंगे। अब मान लो कि यहां पर 10 करोड़ दिया हुआ है एसपीएल,
तो 10 करोड़ का 7%, 70% कितना आ गया? 7 7 करोड़। करोड़। और मान लो 5 करोड़ दिया हुआ है जीआर, तो 5 करोड़ का 70% कितना हुआ? 3.5 करोड़ हुआ ना। तो उधर 50 करोड़ का 35 करोड़ था, प्लस इधर 7 करोड़, 35 7 42 करोड़, और प्लस इधर कितना था? 3.5 करोड़, 45 करोड़ 50 लाख। हमने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है? 50 करोड़। अब 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, लेकिन मेरा जो इन्वेस्टमेंट मतलब उसमें जो मुझे मिल रहा है वो 45 करोड़ 50 लाख मिल रहा है, यानी 4 करोड़ 50 लाख हमने एक्स्ट्रा पे किया। दैट 4 करोड़ 50 लाख इज कॉल्ड गुडविल। ऐसी का उल्टा अगर मान लो वो वैल्यू ज्यादा हो जाता, इन्वेस्टमेंट कम जाए, तो कैपिटल रिजर्व। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालेंगे एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जहां पर डेट ऑफ एक्विजिशन और डेट ऑफ एक्विजिशन तक जो भी प्रॉफिट बेनिफिट है वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। अब सर इसके बाद भी तो आपका कंट्रोलिंग चल रहा है ना, तो यहां का प्रॉफिट क्या है? देखिए यहां का प्रॉफिट में 70% हमारा है, 30% किसका होगा? माइनॉरिटी वाले का। किसका होगा? माइनॉरिटी वाले का। तो 70% जो आगे का प्रॉफिट यानी पोस्ट प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहेंगे। एक कहलाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, एक कहलाएगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा, जिसका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चले जाएंगे, जहां से गुडविल या कैपिटल का कैलकुलेशन करेंगे। एक होगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जिसका प्रॉफिट हमारे लिए होल्डिंग कंपनी के लिए रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का 70%, क्योंकि होल्डिंग कंपनी का स्टेक कितना है? 70%। अगर पूरा रहता तो 100%। तो 70% हम अपने हमारा होल्डिंग कंपनी का जो एसपीएल होगा उसमें 70% जोड़ देंगे। जैसे मान लो होल्डिंग कंपनी का अपना है 10 करोड़, सभी कंपनी का 5 करोड़ है पोस्ट वाला, तो 5 करोड़ का 70% 3.5 करोड़। तो हम जो अपना बैलेंस शीट बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो उसमें 10 करोड़ प्लस 3.5 करोड़ 13 करोड़ 50 लाख कंसोलिडेटेड एसपीएल के नाम से डालेंगे, जो हमने यहां पर लिखा था आपको कि जो बैलेंस शीट बनाएंगे जो भी, तो कंसोलिडेटेड होगा। और एसपीएल क्यों होगा? क्योंकि वो मेरे रेवेन्यू प्रॉफिट है, और रेवेन्यू प्रॉफिट एसपीएल में जाएगा। सिर्फ जीआर की बात करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन जीआर है, जनरल रिजर्व है, तो उसका भी 70% लीजिए और अपने जीआर में ऐड करके शो कर दीजिए। ये कहानी है, इसका बहुत सारी कहानी मिलेगी। जैसे मान लो कि हमने उनको उधार बेचा सामान, तो किसी का डेटर होगा, किसी का क्रेडिटर होगा, यानी होल्डिंग कंपनी और सब्सिडी कंपनी के बीच जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। इंटर क्यों कहेंगे? बिकॉज दो अलग अलग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी अलग है और सब्सिडी कंपनी अलग है, और इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा। मान लो इन्होंने बेचा होगा, ये कर दे होंगे उधार, तो इनके लिए क्रेडिटर हो गया, इनके लिए डेटर हो गया, तो इसको बोलते हैं आईसीटी, इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। अगर ऐसा सिचुएशन आता है इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन का, तो जो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है उसको सेट ऑफ कर देंगे। मतलब कि मेरा डेटर, ये भी तो मेरा ही कंट्रोलिंग पावर है ना। मान लो 50,000 का डेटर है, तो 50,000 यहाँ से डेटर घट जाएगा, 50 से इधर से क्रेडिटर घट जाएगा, जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? होल्डिंग में आपने देखा कि होल्डिंग कंपनी वह कंपनी होती है, चलिए लिख लेते हैं हम लोग, होल्डिंग कंपनी who acquires more than 50% of stake or control in other company is called होल्डिंग कंपनी।
सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है? कंपनी whose controlling power acquired by another company. जो हम कंट्रोलिंग पावर बोलेंगे तो मोर देन 50% समझेंगे. इज कॉल्ड subsidiary company. Minority interest. The remaining stakes of subsidiary company is of minority interest. Any profit or reserves of subsidiary company up to the date of acquisition is capital profit in nature. And is called pre acquisition profit. Any profit or reserves of subsidiary company after the date of acquisition is revenue profit in nature and is called post acquisition profit. Cost of control is computed to find out the value of goodwill or capital reserve on the date of acquisition. Okay. Yes.
अब देखो A Limited acquires कितना है? कितना है? 42 पढ़ने आ रहा है 42,000 shares in B Limited. Total shares of B Limited is 70,000. Compute holding ratio and minority interest. ठीक है जाएगा? अब देखो होल्डिंग रेशियो कैसे निकलेगा? Number of shares acquired in subsidiary company divided by total number of shares of subsidiary company into 100. कितना सेट खरीदे हैं? 42,000 डिवाइड बाय 70,000 60%. 60% होल्डिंग आ गया स्टेक, तो एमआई निकल जाएगा 40%. 100% माइनस 60%. 40%. कोई दिक्कत नहीं है? A Limited acquired 20,000 shares. क्वेश्चन में H और S लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन आएगा ज्यादातर, H फॉर होल्डिंग और S फॉर सब, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ के पकड़िए. कभी कभी मान लो ट्रैप में मार दो कि S ने एक्वायर किया H को, तब तो बच्चे फंस जाते हैं. अब S एक्वायर किया H को, तो होल्डिंग कौन होगा? S कंपनी. तो S पर सब्सिडी ये याद नहीं रखिएगा, बट जनरली S सब्सिडी देता है, बट क्वेश्चन को पढ़ कर पकड़िएगा. ठीक है? जिस कंपनी के बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है और शेयर दिख रहा है कितना खरीदा है, वो होल्डिंग हो गया. A Limited acquired 20,000 shares of B Limited. Total shares of B Limited are 30,000. अब बताइए, अब तो दशमलव में आ जाएगा. अब देखो ऐसा आ रहा है ना, जब दशमलव में दिखे तो इसको दशमलव में निकल के फ्रैक्शन में निकाल दीजिए. किसे निकालिए? फ्रैक्शन. कैसे? होल्डिंग रेशियो हो जाएगा जितना आपने खरीदा. कितना खरीदा? 20,000. कितना में खरीदा? 30,000. आउट ऑफ 30,000, तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा? 2/3. ठीक है? इसमें दशमलव निकालिए, परसेंट 66.67% है, बट वो आंसर थोड़ा सा वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा 5-7% से. तो फ्रैक्शन में इसको आप 2/3 कर लीजिए. ठीक है? अब 2/3 तो ऑब्वियस बात है कि होल्डिंग आधा से अधिक है, तो एमआई निकल जाएगा 1/3. या तो 1/3 कर दो. 3 टोटल है, उसका 2 हिस्सा होल्डिंग का है, हिस्सा किसका बच गया? एमआई का. या 10 से है ना, 10 डिवाइड बाय 30,000. कितना आ गया? 1/3. Three. This is the concept of holding and MI.
तो होल्डिंग वाले से कहानी ऐसे ही, होल्डिंग रेशियो निकालेगा है और एमआई वाले का एमआई निकालने का कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। इल्यूस्ट्रेशन 1